दोस्तों हाल ही में मैंने क्रेजी लेडी नाम की एक स्पेनिश साइकोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर फिल्म देखी है जिसे मार्टिन मोरिगुए डायरेक्ट किए हैं। ये फिल्म डिमेंशिया, ट्रॉमा और टूट चुकी यादों पे फोकस करती है। तो आज की वीडियो में हम इस फिल्म की कहानी को जानते हुए इसकी एंडिंग पे बातें करेंगे। अब वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो मूवी के शुरुआत में हम एक एल नामक लेडी से मिलते हैं जो कि अपनी गाड़ी से कहीं तो जा रही होती हैं और उनके पिछली सीट पे उनकी बेटी अलीना सो रही थी। तभी एल को अपनी माँ अलीशा का कॉल आता है। कॉल पे अलीशा कह रही थी कि फर्नांडा जो कि अलीशा की नर्स थी वो उनके खाने में जहर मिक्स कर रही है। लेकिन दोस्तों हम देखते हैं कि एल इस बात को रफा दफा कर देती है। अलीशा फिर एक रेसिपी पूछने लगती है और कहती है कि ये वो सीजर के लिए बना रही है जो कि एल के फादर के पहले अलीशा के पति थे। लेकिन एल कहती है कि अलीशा के तो सिर्फ एक ही पति है जो कि एल के पापा हैं। अलीशा फिर आर्ग्यू करने लगती है और एल बाय बोलकर कॉल रख देती है। थोड़ा और दूर जाते ही अलीशा फिर से कॉल करती है और फिर से रेसिपी पूछने लग जाती है। वो कॉल पे थोड़ी कंफ्यूज लग रही थी क्योंकि उन्हें याद ही नहीं था कि यही सेम चीज उन्होंने ऑलरेडी लास्ट कॉल पे पूछ रखी है। इनफैक्ट उन्हें तो ये तक याद नहीं था कि उन्होंने एल को कॉल भी किया था। इनकी बातों से हमें पता चलता है कि एल और एलिना एल के एक्स से मिलने जा रहे थे जो एलिना के फादर भी थे। अलीशा इस बात से नाराज थी और वो एल को वहां न जाने के लिए कहती है। लेकिन एल अलीशा की एक नहीं सुनती, रादर वो अलीशा को फिर से डिटेल में रेसिपी बता देती हैं, फिर कॉल काट देती है। अब ऑलमोस्ट शाम हो गई थी और एल अभी भी ड्राइव ही कर रही थी। लेकिन तभी फिर से अलीशा का एल को कॉल आता है जो कि एल को कोस रही थी सेइंग कि तुम मुझे छोड़ के अपने एक्स से मिलने चली गई। अलीशा बार बार कहती है कि फर्नांडा उसके खाने में दवाइयां मिला रही है। एल उन्हें शांत करती है और बताती है कि अब शायद अलीशा की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है। इसके बाद वो कॉल फर्नांडा को देने कहती है, लेकिन अलीशा बहाने बनाने लगती है कि फर्नांडा तो यहाँ से चली गई है। अब ये सुन के एल को समझ आ जाता है कि शायद अलीशा ने उसे घर से निकाल दिया होगा। एल कहती है कि अलीशा घर पे अकेली नहीं रह सकती और वो खुद फर्नांडा को कॉल करके वापस बुला लेगी। ये कह के एल फिर से कॉल काट देती है। इसके तुरंत बाद एल फर्नांडा को उसके नंबर पे कॉल करती है, लेकिन ये कॉल भी अलीशा ही उठाती है। वो कहती है कि फर्नांडा अपना फोन यहीं पे रख के कहीं तो बहुत दूर चली गई है और फिर एल से वही सेम रेसिपी पूछने लगती है। अब इस पॉइंट पे एल थोड़ी सी शॉक में आ गई थी, लेकिन वो अलीशा पे गुस्सा ना करके उन्हें शांति से फिर से वही रेसिपी डिटेल में बताती है। कॉल के बाद एल रोने लगती है और दोस्तों इस सब के बाद हमें कहीं ना कहीं लगने लगता है कि शायद अलीशा को भूलने की बीमारी है जिसे हम डिमेंशिया भी कहते हैं। इनफैक्ट एल को ये सब पता था, इसलिए वो उनके साथ प्यार से पेश आती थी और एक ही सवाल का जवाब भी शांति से बार बार देती रहती थी। खैर तो इसके बाद एल पेप्पो नाम के किसी बंदे को वॉइस मैसेज भेजने लगती है। वो कहती है कि उसकी माँ की हालत बहुत खराब है और उनकी नर्स भी उनके साथ नहीं है। वहीं एल तो खुद हजारों किलोमीटर दूर आ चुकी है। वो चाहती है कि पेप्पो अलीशा के घर जाए और एल के वापस आने तक उनकी देखभाल करे। पेप्पो के पास इनके घर की चाबी पहले से ही थी तो वो आराम से वहां आ जा सकता था। सीन यहीं पे कट हो जाता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि पेप्पो अलीशा के घर के बाहर आ जाता है, लेकिन रात में जोरों की बारिश होने के कारण वो ठीक से देख नहीं पाता। इनफैक्ट एक कुत्ता उसकी गाड़ी के नीचे आ जाता है जिससे वो कुत्ता बच नहीं पाता। पेप्पो चौंक जाता है और उस डॉग को उठा के एक ट्री के नीचे रख देता है और उस पे एक प्लास्टिक बैग बिछा देता है। ये करते हुए उसे एक और डॉग देख लेता है। अब पेप्पो घर के अंदर आता है और अलीशा को पुकारने लगता है। तभी वो देखता है कि किचन के ओवन से धुआं आ रहा था और ये वही डिश है दोस्तों जिसकी रेसिपी अलीशा बार बार एल से पूछ रही थी। ऑफ कोर्स ये डिश पूरी तरह जल गई थी। वहीं किचन में अलीशा स्टूल पे खड़ी होकर किसी कैबिनेट में कुछ ढूंढ रही थी और वो पेप्पो से यहाँ आने का कारण पूछती है। पेप्पो कहता है कि उसे एल ने भेजा है और उसके पास पहले से ही की है तो वो वही यूज करके अंदर आया है। पेप्पो फिर अलीशा को धीरे से सहारा देकर स्टूल से नीचे उतार देता है और अलीशा कहती है कि वो उसे जानती हैं। इसके बाद अलीशा फ्रैंको को पुकारने लगती हैं और दोस्तों फ्रैंको वही डॉग था जिसे पेप्पो ने गलती से अभी तुरंत समाप्त कर दिया है। अलीशा के हाथ में एक रिमोट था जो कि फ्रैंको के कॉलर से कनेक्टेड था और ये बटन दबाने से फ्रैंको के कॉलर से आवाज आती थी। इस आवाज का पीछा करते हुए अलीशा मेन डोर तक पहुंच जाती है, लेकिन बहुत जोर से बारिश गिर रही थी जिस कारण वो फ्रैंको की कॉलर की आवाज ठीक से सुन नहीं पाती। अब पेप्पो थोड़ा डर रहा था तो वो अलीशा को जल्दी से घर के अंदर आने के लिए फोर्स करता है एंड हम जानते हैं वो ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि उनका जो कुत्ता है वो तो बचा ही नहीं। जो भी हो पेप्पो अलीशा के लिए डिनर सर्व करने जाता है, देन डिनर को डाइनिंग टेबल पे परोसता है, लेकिन अलीशा उसे भी उसके साथ डिनर खाने के लिए फोर्स करती है। पेप्पो पहले से ही डिनर करके आया था इसलिए वो मना कर देता है, लेकिन अलीशा उससे गुस्से में बात करके उसे करीब बैठने को बोलती है। अलीशा के फोर्स करने पे पेप्पो एक बाइट लेता है और इन दोनों में जनरल बातचीत होती है और इससे हमें पता चलता है कि पेप्पो का असली नाम पेड्रो है और वो एल का एक्स हस्बैंड था और एल उसे प्यार से ही पेप्पो बुलाती है। ये दूसरा बॉयफ्रेंड या हस्बैंड है दोस्तों, वो नहीं जिससे एल मिलने गई है। अब इस पॉइंट पे पेप्पो को एल
का कॉल आता है जिसे अलिशा स्पीकर मोड पे रखने को कहती है। पेप्पो गलती से बोल देता है कि अलिशा वाइन पी रही है, जिसे सुन के एल गुस्सा कर देती है। वो पेप्पो को तुरंत ही अलिशा को दवाइयां देने बोलती है और कहती है कि अलिशा वाइन नहीं पी सकती और हर 12 घंटे में उन्हें दवाइयां देनी ही होंगी। ऐसा कह के वो पेप्पो को बाद में अकेले में कॉल करने कहती है। इसके बाद बातों बातों में अलिशा पेप्पो को कहती है कि उसने एल के पापा अर्नेस्टो से कभी शादी की ही नहीं थी और उसने आज तक सिर्फ एक ही इंसान से शादी की थी और वो है सीजर। सीजर के साथ अलिशा बहुत पहले शादी की थी जब वो यंग थी। वो कहती है कि उनकी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट आदमी सीजर ही है। ऐसा कह के वो पेप्पो को सीजर समझ के उसके साथ फ्लर्ट करने लग जाती है। पेप्पो ऑब्वियसली अनकंफर्टेबल हो जाता है और अलिशा को उसकी दवाई खाने कहता है। अलिशा बहुत गुस्सा हो जाती है और गोली खा के पेप्पो को वहां से निकल जाने के लिए कहती है, लेकिन दोस्तों पेप्पो दरवाजा बंद कर देता है और एल को कॉल पे सब कुछ बताता है। नाउ एल सीजर का नाम सुनते ही कहती है कि अलिशा की शादी सिर्फ उसके पापा से हुई थी और सीजर नाम का कोई भी बंदा मतलब है ही नहीं, उसको वो जानती ही नहीं। एल कहती है कि वो शायद अलिशा को किसी ओल्ड एज होम भेजेगी। वो चाहती है कि अलिशा खत्म हो जाए, लेकिन पेप्पो उसको संभालता है। पेप्पो फिर एलिना से बात करता है और बात करते करते वो देखता है कि अलिशा के प्लेट में वही मेडिसिन पड़ी थी। इसका मतलब दोस्तों अलिशा ने पिल खाने का सिर्फ नाटक किया था, असलियत में वो दवाई खाई ही नहीं थी। पेप्पो एल को ये बता नहीं वाला था जब खराब नेटवर्क के कारण कॉल कट जाता है। अब जब पेप्पो बालकनी में स्मोक कर रहा था तभी अलिशा पीछे से आ जाती है और उसके सर पे जोर से हमला करके उसे बेहोश कर देती है। पेप्पो चोटिल हो चुका था और अलिशा उसका फोन ले लेती है, जिससे हमें पता चलता है कि रात के 12:45 हो रहे थे। अलिशा फिर उसके सर पे एक रुमाल डाल के उसे घसीट के लिविंग रूम में ले आती है और एकदम क्रीपी तरीके से हंसने लगती है। अलिशा फिर उसे किसी तरह उठा के सोफा चेयर पर रख के उसे चेन्स और बेल्ट से बांध देती है और फिर जमीन पे पड़ा पेप्पो का खून भी साफ कर देती है। थोड़ी देर बाद पेप्पो को होश आता है और हम देखते हैं कि अलिशा फायर प्लेस के पास बैठी थी और एक आयरन रॉड गर्म कर रही थी। पेप्पो को एक सेकंड का विजन आता है जहां वो अलिशा की जगह एल को देखता है। खैर तो अलिशा पेप्पो से पूछने लगती है कि वो कॉल पे किससे बात कर रहा था और वो पेप्पो को सीजर बुला रही थी। इनफैक्ट अलिशा यहाँ बहकी बहकी बातें कर रही थी, लाइक मैं जानती हूँ तुम अपने दोस्तों के साथ बात कर रहे थे, तुम मुझे फंसाना चाहते हो, वगैरह वगैरह। अब पेप्पो ये सब सुन के खास करके खुद को बंधा हुआ देख के बहुत ज्यादा डर गया था एंड पेप्पो कहने लगता है कि वो एल के कहने पे यहाँ आया था, वो अलिशा का ख्याल रखने आया है। लेकिन दोस्तों अलिशा तो बिल्कुल ही पागलों जैसा बिहेव कर रही थी और वो उसी गर्म आयरन रॉड को पेप्पो के थाई पे घुसा देती है। पेप्पो चीखने लगता है और अलिशा फिर से वो आयरन रॉड उसके पैर में घुसाती है। वो बार बार पेप्पो से पूछ रही थी कि क्या पेप्पो अपने पुलिस वाले दोस्तों से बात कर रहा है। इनफैक्ट वो पेप्पो को बार बार चोट पहुंचा रही थी। ऐसे सिचुएशन में पेप्पो कुछ कर भी नहीं सकता था, इसलिए वो हाँ में हाँ मिलाते हुए कह देता है कि हाँ मैं ही सीजर हूँ, मैं अपने पुलिस वाले दोस्तों को कॉल किया था लेकिन मैंने उन्हें तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताया। ये सुन के अलिशा थोड़ी शांत होती है और वो म्यूजिक चला के पेप्पो की चोट साफ करने लगती है। वो पूरी तरह से पेप्पो को ही सीजर समझ रही थी और उसके साथ उनकी पुरानी यादें ताजा कर रही थी। वो बताती है कि कैसे सीजर उसे प्रेग्नेंट नहीं कर पाया और सारा इल्जाम उसने अलिशा पे ही डाल दिया था, लेकिन जब एल आई तो सब कुछ ठीक हो गया। वो उसे कन्फ्रंट करती है कि क्या वो गे है। इस पे पेप्पो मना कर देता है और अलिशा फिर कहती है कि अगर उसने हाँ किया होता तो वो उसे छोड़ देती, लेकिन अब वो उसे नहीं छोड़ेगी। पेप्पो डर के मारे अलिशा जो भी कह रही थी उस पे हाँ में हाँ ही मिलाया जा रहा था। वो अलिशा को उसे छोड़ देने को कहता है लेकिन अलिशा उसकी एक नहीं सुनती। अलिशा फिर कहने लगती है कि कैसे वो दोनों बचपन में अलग अलग बुक्स पढ़ते थे और कैसे वो साथ में ड्रामा में हिस्सा लेते थे और अब वो ये सब कुछ दोहराना चाहती है। ऐसा बोल के वो पेप्पो को एक बुक थमाती है और पेप्पो को उसका एक किंग वाला पार्ट प्ले करना था। जब अलिशा फिर अंदर रूम में अपना मेकअप करने जाती है तो पेप्पो जैसे तैसे अपना फोन पॉकेट से नीचे गिरा के अपने पैरों से उसे चलाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अलिशा वापस आती है। पेप्पो उससे कहता है कि वो उसे चेन से निकाल दे ताकि वो अच्छी तरह से एक्टिंग कर पाए, लेकिन अलिशा कहती है कि ना चेन से नहीं निकालूंगी, एक्टिंग ऐसे ही करना है। फिर पेप्पो बुक की लाइन पढ़ना शुरू कर देता है जो कि उसकी गोद में रखी थी। अलिशा फिर एक्चुअल में बहुत अच्छी एक्टिंग करती है और उनका प्ले खत्म होता है। फिर अलिशा वहां एक स्टूल लाती है जिससे पेप्पो के पैरों के नीचे वाला जो फोन था ना वो किक होके साइड में चला जाता है। अलिशा पेप्पो को गंदी तरीके से टच करने लगती है और पेप्पो एकदम बहक जाता है और चिल्लाने लगता है कि वो सीजर नहीं है। वो बताने लगता है कि मैं एल का एक्स बॉयफ्रेंड हूँ, मैं इस घर में 2 हफ्ते तब रुका था जब इस घर का रेनोवेशन चल रहा था। इनफैक्ट पेप्पो याद दिलाने की कोशिश करता है कि उस टाइम कैसे हम सब लोग अच्छा टाइम स्पेंड किए थे, अलिशा, एल, एलेना, मैं, तो याद करो उन चीजों को। लेकिन दोस्तों अलिशा बहुत ही ज्यादा डिल्यूजनल हो चुकी थी। वो फिर एक गेम खेलने को कहती हैं जिसका नाम था ट्रू एंड फॉल्स। अलिशा उसे क्वेश्चन पूछेगी और उसे बताना है कि वो सच है या फिर झूठ। अगर पेप्पो 3 बार सही जवाब देगा तो वो जीत जाएगा एंड अलिशा उसे छोड़ देगी, लेकिन अगर उसने 3 बार गलत जवाब दिया तो वो हार जाएगा, जिसके परिणाम अनुसार अलिशा उसकी उंगली अलग कर देगी। इसके बाद अलिशा उससे पहला सवाल पूछती है, सेइंग
कि ये खेल हम पहले भी खेल चुके हैं जिसमें सीजर ने अलीशा की 2 उंगलियां अलग कर दी थी, तो क्या ये बात सच है या फिर झूठ? पेपो कहता है कि झूठ है ये बात, लेकिन दोस्तों अलीशा अपने पैर से एक स्टॉकिंग निकाल के अपना पांव दिखाती है जहां एक्चुअली में उनकी 2 उंगलियां नहीं थी, यानी कि पेपो का यह जवाब गलत था। दोस्तों इस पॉइंट तक पेपो की डर के मारे बहुत ही ज्यादा हालत खराब हो चुकी थी, लेकिन वो ज्यादा कुछ कर नहीं सकता था। खैर, तो अब आते हैं अगले सवाल की तरफ। ये कुछ ऐसा था, तो एक बार अलीशा और सीजर एक साथ रहते थे, तब अलीशा को उनके नेबर का एक 5 साल का छोटा बच्चा बहुत पसंद था। वो उसके साथ बातें करती थी, खेलती थी और वो उसे अपने पास ही रखना चाहती थी और इसके लिए सीजर भी मान गया था। लेकिन वो बच्चा इनके साथ रहना नहीं चाहता था और वो चिल्लाने लगा, तो सीजर ने उसके मुंह अपने हाथों से बंद किया ताकि किसी को उसके चिल्लाने की आवाज ना आए, लेकिन वो बच्चा सफोकेट होकर निपट गया। तो फिर सीजर ने उसे उनके बैकयार्ड में ही दफना दिया था। अगले दिन जब पड़ोसी अपने बेटे को ढूंढने के लिए इनके घर आए, तो सीजर और अलीशा ने उन दोनों को भी निपटा के गार्डन में दफना दिया। उस बच्चे की माँ का नाम ग्रेसिला था। देन सीजर ने अपने पुलिस फ्रेंड्स की मदद ली थी, तो इनके ऊपर कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। इसके बाद इन दोनों ने एक दूसरे से अलग होने का डिसीजन लिया। नाउ अलीशा पेपो से पूछती है कि क्या ये कहानी सच है। नाउ पेपो सीख चुका था, पिछली बार वो ना कहा था क्रेजी स्टोरी पे, तो इस बार हाँ कहना है। तो यस, पेपो हाँ कहता है एंड ऑफ कोर्स ये कहानी सच थी। पेपो को एक पॉइंट मिल गई। इसके बाद अलीशा उसके सामने बैठ जाती है और अपने आंखों पर हाथ रखती है और उससे पूछती है कि क्या उसकी आंखें काली और ग्रे कलर की है, सच या झूठ। पेपो इसे सच कहता है, लेकिन दोस्तों अलीशा की आंखें ग्रीन और ब्राउन कलर की थी, यानी पेपो का दूसरा जवाब गलत हो चुका है। इसके बाद बातों बातों में वो कहता है कि वो एल और एलिना के साथ 3 साल तक रहा था और वो एक्चुअली पेड्रो है। लेकिन ये सुनते ही अलीशा गुस्से में आ जाती है और पेपो कहता है सॉरी, मैं सीजर ही हूँ और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन इस पॉइंट पे अलीशा गेम पलट देती है। वो कहती है कि वो उसकी आंखों में देखकर बोले कि वो उससे कितना प्यार करता है ताकि उसे विश्वास हो सके। अब मरता क्या ना करता, पेपो ऐसा ही करता है, लेकिन अलीशा को ये झूठ लगता है और वो पेपो का पॉइंट काटती है। मतलब दोस्तों पेपो अब 3 बार हार चुका है और इसका परिणाम क्या होगा वो हम सब जानते हैं। तो हाँ, अलीशा एक छोटा सा इलेक्ट्रिक सॉ लेकर आती है और पेपो लिटरली उससे भीख मांगने लगता है कि वो ऐसा ना करे, लेकिन तभी वो इलेक्ट्रिक सॉ एकदम से बंद पड़ जाती है और सॉ को चलाने के लिए अलीशा कुछ तो लाने के लिए फिर से अंदर जाती है, लाइक वायर एक्सटेंशन वगैरह। देन वो वापस आती है एंड पेपो की हाथ की जो छोटी उंगली थी उसे अलग करती है। अब दर्द से चिल्लाते हुए पेपो वापस से कहता है कि मैं पेड्रो हूँ, मैं सीजर नहीं हूँ, लेकिन अलीशा को तो कुछ इफेक्ट होता ही नहीं। और हाँ, बाहर बारिश इतनी थी कि पेपो की चिल्लाने की आवाज कहीं जा नहीं रही थी। अब दोस्तों सीन शिफ्ट होकर एल के मोटेल का आता है, जहाँ एल की बेटी एलिना उनसे कहती है कि अलीशा को कॉल पे गुस्सा नहीं करना चाहिए था और उन्होंने सीजर की बात की है, तो अब उन्हें सीजर के नाइटमेयर्स आना स्टार्ट होंगे। एल थोड़ा कंफ्यूज होती है और उससे पूछती है कि उसे सीजर के बारे में कैसे मालूम है। एलिना कहती है कि एक बार अलीशा ने उसे सीजर से मिलवाया था जब वो घर आया था। बताती है कि सीजर काफी बूढ़ा है और उसकी नाक बहुत बड़ी है और वो एक बहुत ही खराब और घटिया इंसान है। फिर वो एल को अलीशा को कॉल करने की जिद करने लगती है। अब रात के 3 बज रहे थे तो एल मना कर देती है, लेकिन एलिना के बहुत जिद करने पे एल मान जाती है और अलीशा को कॉल लगाती है। अलीशा कॉल पिकअप नहीं करती। फिर एल पेपो को कॉल करती है, लेकिन वो भी कॉल नहीं उठाता और हम जानते हैं ऐसा क्यों हुआ है। इसके बाद वो एलिना से उसके नाइटमेयर के बारे में पूछने लगती है और अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एलिना का नाइटमेयर और अलीशा का नाइटमेयर एक पॉइंट पे मर्ज हो जाता है। तो हाँ, आप कंफ्यूज मत होइएगा, मैं आपको लीनियर वे में ये सारी चीजें बताऊंगा। तो एलिना कहती है कि एक लेक साइड पे कुछ लेडीज आराम कर रही थी और कुछ टाइम बाद वहां आदमी टाइप मॉन्स्टर्स आ जाते हैं और उसमें से सबसे डरावना मॉन्स्टर सीजर जैसा दिखता था, जो कि एलिना का पीछा करने लगता है और उसे बाइट मी कहता है। ये सेम नाइट में अलीशा को भी आता है, जो कि अलीशा बेहोश पेपो को बता रही थी, लेकिन उसके ड्रीम में अलीशा खुद वो छोटी बच्ची थी जिसे सीजर का मॉन्स्टर घसीटते हुए ले जा रहा था। वो कहती है कि उसके बाद वो दोनों वही लिविंग रूम में थे जहां सीजर ऐसे ही बंद था, लेकिन वो चेन से निकल के खड़ा हो जाता है और अलीशा के साथ डांस करने लगता है। और तभी दरवाजे पे ग्रेसिला आती है। दोस्तों ग्रेसिला वही छोटे बच्चे की माँ थी जिसे इन दोनों ने समाप्त कर दिया था। अब ये सीन तो यहीं पे खत्म होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि पेपो अब होश में आया था और अलीशा फिर से फायर प्लेस के सामने बैठी थी, लेकिन उसने एक ईगल जैसा नॉर्डिक मास्क अपने सर के पीछे पहना था और वो खुद फैंसी नाइट के कपड़े पहनी थी। जब पेपो को होश आता है तो वो पहचान जाती है कि हाँ ये पेड्रो है। इसी मौके का फायदा उठा के पेपो उन्हें प्यार से कहता है कि मुझे छोड़ दो और अलीशा थोड़ा सा बेल्ट निकाल भी देती है, लेकिन अलीशा उसे चेन्स वगैरह से भी बांधी थी जिसमें एक ताला लगा था और ताले की चाबी उन्होंने ऊपर वाले फ्लोर के एक बेडरूम में रखी थी। पेपो उनसे कहता है कि उसे जोरों से वॉशरूम जाना है और अलीशा जल्दी से चाबी लेकर आ जाए। अलीशा ऐसा ही करती है और ऊपर वाले फ्लोर पे अपने बेडरूम में जाती है, लेकिन वहां वो डिस्ट्रैक्ट होकर मेकअप टेबल पर बैठ के मेकअप करने लगती है। दोस्तों तब ये मेकअप टेबल के मिरर में एक खून से लथपथ मृत शरीर पड़ा हुआ देखते हैं। हम उसका चेहरा तो नहीं देख पाते, लेकिन आई गेस ये फर्नांडा थी, मतलब अलीशा की नर्स, जिसे शायद अलीशा समाप्त कर दी होगी। अलीशा फिर से एक न्यू ड्रेस पहन के और मेकअप करके नीचे आती है
और मेन डोर की तरफ बढ़ती है जब पेपो उसे बुला के ताला खोलने को कहता है। अलीशिया ताला खोल ही रही थी जब उसे साइड में पेपो की अलग हुई उंगली दिखती है और वो फिर से कैरेक्टर में आके उसे सीधे समझने लगती है और ताला नहीं खोलती। पेपो इससे इतना डर जाता है कि वो वहीं पे नंबर 1 कर देता है। अलीशिया फिर वो सब एक कपड़े से साफ करने लग जाती है और उसी कपड़े से पेपो को मारने लगती है क्योंकि पेपो ने उसकी फर्श गंदी कर दी थी। नाउ सीन दूसरे दिन का आता है जब पेपो अभी भी चेन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दोस्तों चेन्स और बेल्ट बहुत कस के बंधे थे। तभी वहां एक स्पैरो आ जाती है और पेपो के टूटे हुए फिंगर को नोचने लगती है। पेपो उसे हटाने की कोशिश करता है और तभी घर के अंदर अलीशिया आती है जो कि बाहर से कुछ सामान खरीद के आई थी। वो स्पैरो को देखते ही आयरन रॉड से उस पर हमला कर देती है और जब स्पैरो पेपो की थाई पे बैठता है तो अलीशिया वहां पे निशाना लगाने लगती है और हमें लगता है कि शायद अब वो पेपो की पैर में फिर से आयरन रॉड से हमला करेगी, लेकिन वो स्पैरो को जोर से झटका देके दीवार पे पटक देती है। इससे स्पैरो वहीं पे समाप्त हो जाती है। दोस्तों इस पॉइंट में मैं आपको बता दूं कि अलीशिया बचपन में तलवारबाजी की शौकीन थी और यूथ चैंपियन भी रह चुकी थी। मतलब यही बाकी था, सामने जो कातिल है वो तलवार की भी चैंपियन निकली। तो इसके बाद अलीशिया खाना बनाती है और अपनी सारी मेडिसिन के जो पिल्स थे ना उनको पाउडर बना के खाने में मिक्स करती है और वही खाना वो पेपो को खिलाती है जो कि फिर गहरी नींद में चला जाता है। नाउ इस दिन रामिरेज नाम का एक रियल स्टेट एजेंट क्लाइंट को घर दिखाने के लिए घर आने वाला था, जिसके कारण अलीशिया ने पेपो को सीजर समझ के नींद की दवाइयां दे दी थी। दोस्तों अब तक दरवाजे पे रामिरेज आ गया था और साथ ही में विक्टोरिया नाम की एक लड़की को भी लाया था जो कि शायद ये घर खरीदने वाली थी। अलीशिया उनको वेट करने कहती है और बड़ी तकलीफ से पेपो का सोफा चेयर धक्का देते हुए एक कोने में रख देती है। इनफैक्ट उस पे एक कपड़ा भी बिछाती है। रामिरेज विक्टोरिया से कहता है कि इस घर में एक बेसमेंट भी है जो कि हम देख नहीं सकते क्योंकि अलीशिया ने वहां अपने नेकेड पिक्चर्स रखे हैं जो वो उन्हें दिखाना नहीं चाहती। इसके बाद अलीशिया उन दोनों को अंदर लाती है और वो लोग घर देखना स्टार्ट करते हैं। अलीशिया बड़े होशियारी के साथ उन्हें डिस्टर्ब्ड वाली जगह नहीं दिखाती और लिविंग रूम में पड़ी पेपो के फिंगर छुपा के उसे कारपेट के नीचे सरका देती है। जैसे ही वो लोग ऊपर वाले फ्लोर के बेडरूम में आते हैं तो अलीशिया को याद आता है कि वहां तो एक मृत शरीर पड़ी है। तो ऐसे में वो भाग के रूम के बीचों बीच खड़ी हो जाती है और विक्टोरिया को लगता है कि ठीक है रूम बाहर से ही देख लेते हैं, अंदर क्या ही जाए। और ऐसे में विक्टोरिया को ये मृत शरीर नहीं दिखती। दोस्तों विक्टोरिया के साथ उसका छोटा बेबी भी था। अब कुछ टाइम के लिए विक्टोरिया अलीशिया के हाथ में अपनी बेबी देती है और बेबी को सहलाते वक्त बेबी के गाल पे थोड़ा सा खून लग जाता है। बेसिकली अलीशिया के हाथ पे खून लगा था क्योंकि वो फर्नांडो की बॉडी को सरका रही थी, राइट? तो यही खून लग गया। अलीशिया इसे जल्दी से साफ करने की कोशिश करती है लेकिन ये चीज इतनी अच्छी से साफ होती नहीं। तभी रामिरेज और विक्टोरिया यहाँ से जाने लगते हैं और जाते वक्त रामिरेज उसे घर में लगी सीलन और वुडन फ्लोर पे लगे छेद की मरम्मत करने कहता है। इस पॉइंट पे अलीशिया उसे डांट के बाहर भगा देती है। इसके बाद अलीशिया पेपो के ऊपर से कपड़ा हटाती है और पेपो भी नींद से जाग रहा था। अलीशिया फिर से वो केक वाली रेसिपी बनाती है जो उसने एल से पूछी थी। तभी वहां एक डॉग के भौंकने की आवाज आती है और अलीशिया को लगता है कि वो फ्रैंको है, उनका डॉग। अलीशिया ऐसे में फ्रैंको के कॉलर का बटन दबाती है और उसे घर से बाहर से आवाज आने लगती है और वो बारिश में ही बाहर आवाज की तरफ जाती है। और ऑफ कोर्स उन्हें यहाँ अपना कुत्ता फ्रैंको खत्म पड़ा मिलता है। वो उसे देख के रोने लगती है और उसे उठा के घर के अंदर लाती है। पेपो ऐसे एक्ट करता है मानो उसे इस कुत्ते के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन अलीशिया फिर से वो आयरन रॉड लेके उसकी तरफ आती है। अब पेपो बात घुमा के कहने लगता है कि अलीशिया ने अपनी ही गाड़ी से उसे टक्कर मारा होगा क्योंकि वो गाड़ी लेकर बाहर सामान लेने गई थी। अलीशिया को समहाउ ये सच भी लगता है और वो रोने लगती है। पेपो अलीशिया से कहता है कि इससे पहले एल यहाँ आ जाए हमें फ्रैंको को गार्डन में दफनाना होगा। पेपो वाज होपिंग कि अलीशिया उसे खोल देगी तो वो भागेगा, लेकिन ना, अलीशिया बहुत रो रही थी। स्टिल वो खुद ही बाहर गार्डन में जाके अपने कुत्ते को दफनाती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि एल और एलिना वापस लौट रहे थे। वहीं अलीशिया फ्रैंको को दफना के वापस अंदर आ चुकी थी। नाउ अलीशिया पेपो के साथ एक और गेम खेलना चाहती थी। वो एक स्टोरी बताएगी और पेपो उसका 3 बार सही जवाब दिया तो वो उसे छोड़ देगी और अगर वो हार गया तो फिर से वही चीज होगी। आप समझ रहे हो क्या? पेपो यहाँ भीख मांगता है कि वो ये गेम फिर से नहीं खेल सकता, लेकिन अलीशिया तो स्टार्ट हो जाती है। वो फिर से वही आंखों के कलर वाला सवाल पूछती है, लेकिन इस बार पेपो सही जवाब देता है और उसे 1 पॉइंट मिलता है। अलीशिया का दूसरा सवाल भी वही 2 उंगलियां वाला सवाल था जिसका जवाब पेपो को पता था, तो हाँ, पेपो को 2 पॉइंट मिल गए। नाउ अलीशिया का तीसरा सवाल भी सेम था जब उसने पूछा कि पड़ोस के लड़के के साथ क्या हुआ था, एंड पेपो को कहानी पता थी, वो सही जवाब दे देता है। 3 सवाल सही होने के बाद पेपो कहता है कि वो जीत गया और अब उसे छोड़ दिया जाए, लेकिन दोस्तों अलीशिया उसे छोड़ती नहीं, बातें बनाने लगती है। वो कहती है कि पेपो उसे एक बार बाइट में कहे और बताती है कि कैसे सीजर चुपके से नेबर्स पे स्पाई करता था और कैसे उसे ग्रेसिला पसंद थी। इनफैक्ट वो अलीशिया को ग्रेसिला जैसा बिहेव करने कहता था। ये बोल के अलीशिया फिर से पेपो को इनअप्रोप्रिएटली टच करने लगती हैं और उसके साथ मतलब गलत करती हैं थोड़ा। पेपो चिल्ला रहा था लेकिन अलीशिया रुकती नहीं। तभी हम देखते हैं कि किचन के ओवन में से धुआं आ रहा था।
तभी फोर्स के कारण पेपो की पैर की बेल्ट टूट जाती है। फिर अलीशा वहां से जाने लगती है, पेपो को आई लव यू कहती है, देन दूसरे कमरे में जाके बैठ जाती है। नाउ पेपो हल्का सा फ्री हुआ था बेल्ट टूटने से, तो वो किसी तरह अपने पैर से सामने वाली कुर्सी पे रखी लॉक की कीज ले लेता है और लॉक खोलने की कोशिश करता है। तभी उनके घर के बाहर एक गाड़ी आके रुकती है और पेपो जोर जोर से मदद की गुहार लगाता है। दोस्तों घर पे और कोई नहीं बल्कि एल अपनी बेटी के साथ आई थी। अलीशा एकदम से डर जाती है और घर की सारी लाइट्स बंद कर देती है और पेपो के मुंह में पट्टी बांध देती है ताकि उसकी आवाज बाहर ना जाए। अब बाहर बारिश हो रही थी और एल दरवाजे पे आती है, वो बेल बजाना शुरू करती है, लेकिन अलीशा को ऐसा लग रहा था कि ये गसीला है, बिल्कुल उसके नाइटमेयर जैसा। अलीशा फिर एक सिजा हाथ में लेके छुप जाती है और एल किचन के दरवाजे से अंदर आती है जो कि खुला था। आते ही वो पेपो को बंधा हुआ देखती है और शॉक में रह जाती है। वो जल्दी से उसके मुंह से पट्टी खोलती है और की से लॉक खोलने लगती है, लेकिन तभी अलीशा वहां आयरन रॉड लेके आती है एंड वो एल को धमकाते हुए यहाँ से निकल जाने को कहती है। दोस्तों अलीशा एल को पहचान नहीं रही थी और उसे लग रहा था कि ये ग्रसीला है। एल उन्हें कन्फ्रंट करती है और उनके हाथ से रॉड छीन लेती है, लेकिन तभी अलीशा उसको सीजर से स्टैब कर देती है। अलीशा को तो लग रहा था कि उसने अपनी बेटी एल को नहीं बल्कि ग्रसीला को खत्म किया है। देन वो पेपो की तरफ बढ़ती है और पेपो जैसे तैसे की से ताला खोल के उसका वार रोक देता है। अब दोस्तों ताला तो खुला था, लेकिन वो चेन्स नहीं खोल पाया था और उसी हाथापाई में वुडन फ्लोरिंग टूट जाती है और पेपो एकदम से चेन से बंधे हुए मतलब सोफा के साथ ही बेसमेंट में गिर जाता है। अलीशा उस टूटे हुए फ्लोरिंग से लटकी हुई थी और पेपो अपने आप को चेन से निकाल के उसको खींचने लगता है, लेकिन अलीशा उसको किक लगाती है और समहाउ ऊपर चढ़ जाती है। तभी पेपो वहीं लगे पेंटिंग्स को देखने लगता है जो बहुत अजीब थे। एक पेंटिंग में अलीशा मतलब नग्न अवस्था में चेयर पर थी और चेन से बंधी थी, ठीक पेपो जैसी। एक और पेंटिंग जो सीजर की थी वो बहुत ज्यादा पेपो जैसा ही दिख रहा था। दोस्तों पेपो बिना टाइम वेस्ट किए उस सोफा चेयर पे फर्नीचर रख रहा था एक के ऊपर एक, ताकि वो ऊपर क्लाइम कर सके और दोस्तों वो इसमें सक्सेसफुल भी हो जाता है। ऊपर आते ही वो एल को देखता है जो बहुत ज्यादा चोटिल थी, लेकिन तभी अलीशा उसको सीजर बुलाते हुए उस पे आयरन रॉड से हमला कर देती है। जैसे तैसे पेपो अलीशा को ओवरपावर करता है और जब वो उसे खत्म करने वाला होता है तब एल उसे रोकती है और इसी मोमेंट का फायदा लेकर अलीशा फिर से पेपो पे आयरन रॉड से हमला कर देती है और जैसे ही पेपो नीचे गिरता है अलीशा उसके सर पे वार कर देती है। इस पॉइंट पे एल उन्हें मां कह के पुकारती है और अलीशा उन दोनों को चोटिल अवस्था में देख के वहां से बाहर भाग जाती हैं। देन वो कार में बैठ के रोने लगती है और कार स्टार्ट करके वहां से जाने लगती है। अब कार में बैठ के अलीशा गाना चलाती है और आराम से शांति से स्मोक करते हुए एंजॉय करने लगती है। लेकिन दोस्तों उस गाड़ी में पीछे वाली सीट पे अलीना सो रही थी जो कि म्यूजिक की आवाज से उठ जाती है। अलीशा को देख के अलीना कंफ्यूज होती है और अपनी माँ के बारे में पूछने लगती है। ऐसे में अलीशा गाड़ी को एक ट्रेन स्टॉपिंग पे रोकती है, देन गाड़ी से उतर के जाने लगती है। इनफैक्ट वो एलिना को उसका पीछा ना करने के लिए कहती है। अब एलिना तो कुछ समझ नहीं पाती और वो अपने सीट पर लेट जाती है और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी क्रेजी लेडी की पूरी कहानी और मूवी की कहानी काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बट हाँ यहाँ थोड़ी बहुत कुछ कंफ्यूजिंग चीज थी जिन पे अब हम डिस्कशन करेंगे। तो ये पूरी कहानी एक ऐसी एल्डरली वुमेन के अराउंड घूमती है जो सीवियर डिमेंशिया और साइकोसिस का शिकार हो चुकी हैं। अलीशा का दिमाग पास्ट और प्रेजेंट में फर्क नहीं कर पा रहा है। कभी उन्हें लगता है कि पेड्रो ही सीजर है, कभी एल को ग्रसीला समझने लग जाती हैं और कभी उन्हें अपनी ही बेटी पहचान में नहीं आती। इस वजह से पूरी मूवी एक साइकोलॉजिकल हॉरर बन जाती है। नाउ सबसे पहला सवाल जो हमारे मन में उठता है वो ये कि सीजर असल में था या नहीं। मूवी क्लूज देखकर लगता है कि सीजर कोई इमेजिनरी कैरेक्टर नहीं था। अलीशा बार बार उसका जिक्र करती है, उसके नाइटमेयर्स सीजर से जुड़े हुए हैं। इनफैक्ट एलिना भी क्लेम करती है कि वो सीजर को देखी है और बेसमेंट में लगे पेंटिंग भी सीजर को डिपिक्ट करती है। इससे ऐसा लगता है कि सीजर अलीशा के पास्ट का रियल इंसान था, बट क्योंकि कहानी हमें सिर्फ अलीशा के फ्रैगमेंटेड मेमोरीज से मिलती है इसलिए ये कहना मुश्किल है कि उसके बारे में जो भी हॉरिफाइंग स्टोरीज अलीशा सुना रही थी वो सब सच थी या नहीं। अगर वो स्टोरी सच थी तो ऐसा लगता है कि सीजर अलीशा के साथ गलत करता था और वही ट्रॉमा अलीशा के अंदर बिल्डअप हुआ, बट क्योंकि अब अलीशा को डिमेंशिया हो गया है तो वो इस तरह से वायलेंट एक्ट कर रही है क्योंकि उनके साथ भी पास्ट में ऐसा ही वायलेंटली कुछ चीजें हुई होंगी। दूसरा वाला सवाल है कि नेबर के बच्चे और उसके पेरेंट्स वाली कहानी सच थी या झूठ। अगेन मूवी इसका कोई क्लियर आंसर नहीं देती। हो सकता है अलीशा सच बता रही हो और वाकई उसके पास पास्ट में कोई बहुत ही डार्क क्राइम हुआ हो। इनफैक्ट देखा जाए तो अगर सीजर वाकई में एक सच्चा इंसान है तो शायद ये कहानी भी सच है, बट अगेन ये भी पॉसिबल है कि सीजर वाकई में एग्जिस्ट करता ही नहीं होगा तो ये कहानी भी पॉसिबल नहीं है और अलीशा के डिमेंशिया ने, उनके गिल्ट ने अलग अलग यादों को मिला दिया है और वो एक इमेजिनरी कहानी बना ली है। डायरेक्टर जानबूझकर इस मिस्ट्री को अनरिजॉल्व छोड़ देते हैं। अब फर्नांडा की मौत के बारे में भी मूवी इनडायरेक्टली हिंट देती है। जब अलीशा बेडरूम में जाती है तो मिरर में एक फीमेल बॉडी हमें दिखाई देती है। अब ये किसकी शरीर थी ये कंफर्म नहीं होता, लेकिन हम मान सकते हैं कि फर्नांडा ही वहां खत्म हुई होगी जिसे अलीशा खत्म की है। अब अलीशा ऐसा क्योंकि ऑफ कोर्स उनका कुछ पैरानॉइड एक्सपीरियंस आया होगा जिसके दौरान वो फर्नांडा को शायद ग्रसीला समझ गई होंगी या पता नहीं कुछ और उसे समाप्त कर दी होंगी। इनफैक्ट अलीशा बार बार कह रही थी कि फर्नांडा मेरे खाने में जहर मिला रही है,
तो शायद वो फर्नांडा को एज ए थ्रेट देखने लग गई होंगी। ऑफ कोर्स ये अगेन उनके मन का एक वहम था और इसी चक्कर में वो फर्नांडा को निपटा दी। अब मूवी का सबसे डिस्टर्बिंग एस्पेक्ट अलिशिया का नाइटमेयर है, मतलब वो बाइट मी बोलने वाला मॉन्स्टर और सीजर का रिपीटेडली उस ड्रीम में आना शायद अलिशिया के सप्रेस ट्रॉमा का सिंबल है। जैसा मैंने बताया, अगर सीजर एग्जिस्ट करता था तो वो वाकई में अब्यूजिव या वायलेंट हस्बैंड था। इसलिए डिमेंशिया के बाद अलिशिया की सारी दबी हुई यादें और फियर्स एक नाइटमेयर मॉन्स्टर के फॉर्म में बाहर आ रही है। इसलिए अलिशिया कभी सीजर से प्यार करती नजर आती है, कभी उससे डरती भी है। ये रिलेशनशिप पूरी तरह टॉक्सिक और ट्रॉमेटिक लगती है। बेसमेंट में अलिशिया की फोटो से समझ में आता है कि सीजर सही में एग्जिस्ट तो करता था और वो अलिशिया को टॉर्चर करता था। अब एंडिंग में जब अलिशिया कार लेके भाग जाती है और एलिना उन्हें देख के कंफ्यूज होती है, इनफैक्ट वो भी एलिना को देख के कंफ्यूज होती हैं, तो ये जो है वो मूवी का सबसे ट्रैजिक पॉइंट है। अलिशिया को ना एल याद है, ना घर की रियलिटी और अभी अभी हुई खूनी रात कुछ याद नहीं है। वो ऐसी मेंटल स्टेट में पहुंच चुकी हैं जहां उनकी आइडेंटिटी और मेमोरीज लगभग टूट चुकी हैं। जब वो अपनी माँ के बारे में पूछती हैं तब शायद अलिशिया रियलिटी में स्नैप बैक की होगी। अब दोस्तों, क्रेजी लेडी को देखते वक्त कहीं ना कहीं मिजरी फिल्म की याद जरूर आती है। दोनों में एक आदमी एक मेंटली अनस्टेबल वुमेन के घर में फंस जाता है और धीरे धीरे उसकी प्रिजनर जैसी जिंदगी बन जाती है। लेकिन सबसे बड़ा डिफरेंस यह है कि मिजरी में एनी जो करती है वो जानबूझ के करती है, जबकि अलिशिया की वायलेंस उसके डिमेंशिया और टूट चुकी मेंटल स्टेट का रिजल्ट लगता है। इसलिए एनी एक विलन जैसी फील होती है, जबकि अलिशिया ज्यादातर एक ट्रैजिक कैरेक्टर लगती है। ये चीज क्रेजी लेडी को सिर्फ एक हॉस्टेज थ्रिलर नहीं बल्कि एक इमोशनल साइकोलॉजिकल हॉरर भी बना देती है। कंक्लूजन की बात करें तो क्रेजी लेडी असल में एक मॉन्स्टर की कहानी नहीं है। यहाँ असली मॉन्स्टर पास्ट ट्रॉमा और डिमेंशिया है। अलिशिया कोई ट्रेडिशनल विलन नहीं है बल्कि एक ट्रैजिक कैरेक्टर है जो धीरे धीरे अपनी यादों, अपनी पहचान और रियलिटी पे कंट्रोल खो चुकी है। पेड्रो और एल उसके विक्टिम जरूर बनते हैं, लेकिन मूवी के एंड तक हमें अलिशिया के लिए भी उतनी ही सिंपैथी फील होती है जितना हमें उसे डर लगता है। इसी वजह से फिल्म का हॉरर घोस्ट्स या जंप स्केयर से नहीं बल्कि एक इंसान के दिमाग के धीरे धीरे बिखरने से आता है। हाँ, यही थी क्रेजी लेडी फिल्म की एक्सप्लेनेशन। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पर ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।